सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी ऋषभ गुप्ता। आगे हम एक नई वीडियो को लेकर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट 2, यानी कि जहां हमने छोड़ा था। सर, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया? मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, देन पायलट सर्वे किया था, फिर ये रह गया था हमारा गुड क्वेश्चनियर। अब हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे एंड अगले कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, देन इसका पार्ट 3 भी आएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्वेश्चनियर। एक क्वेश्चनियर के अंदर क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? देखो, मोटा मोटा तौर पे जब आप मेल मेथड यूज कर रहे थे क्वेश्चनियर का, तो आप किसी को मेल भेज रहे थे। मेल यानी वो डाकिया कबूतर से, ठीक है, कबूतर नहीं ऑब्वियसली। आप जिस भी डिलीवरी सिस्टम के थ्रू बेच रहे थे, तो जब आपने उनको भेजा, तो उसके बाद जब वो रिप्लाई करेंगे, वो वापस कहाँ करेंगे? सोचने वाली बात है। आपने उनको डाकिया भेजा, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना क्वेश्चनियर वगैरह सब कुछ करके उनको भेज दिया। अब वो जो फिल कर लेंगे, उसके बाद वो अपने पास रख लेंगे कि मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं, वो दिखाएंगे, बट कैसे दिखाएंगे? वो तुमको वापस करेंगे। अब वापस करने के लिए आपको उसके साथ एक भेजना पड़ेगा कवरिंग लेटर। सर, कवरिंग लेटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कवरिंग लेटर ना आपके दो तीन पर्पस हल करता है। पहली चीज, वो क्वेश्चनियर किस पर्पस के लिए है, मतलब वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए यूज होगी, वो कौन बताएगा? सर, कवरिंग लेटर बताएगा। यानी कवरिंग लेटर में आपका ऑब्जेक्ट लिखा होगा कि सर हम किस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन करा रहे हैं, हमारा स्कोप क्या है, हम किस किस बंदे को कवर कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन में। मान लो जम्मू एरिया को कवर कर रहे थे, तो जम्मू एरिया के लोग वहां पे बताया गया जाएगा कि जम्मू का इस एरिया को कवर कर रहे हैं। हमारा पर्पस क्या, हम किस पर्पस से वो कर रहे हैं, सेंसस से कर रहे हैं, सर्वे के लिए कर रहे हैं, या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, जो भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद उनको ये बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन हम जी लीक नहीं करेंगे। मतलब उनको डिस्क्लेमर टाइप दिया जाएगा ना, इंस्ट्रक्शंस, कि यार ये इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारे लिए ही है, हम कहीं पे बताएंगे नहीं, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएगी, जैसे होता है ना, तो वो बताया जाएगा। उसके बाद मेल क्वेश्चनियर के बाद जब वो आ, मैंने तुम्हें कहा ना कि डाकिया आता है, वो देकर जाता है, तो उसके बाद हम फिल करके किसको देंगे? सर, वापस करेंगे। वापस जब करेंगे तो उसके लिए एड्रेस होना चाहिए। सर, वापस आने का एड्रेस कि कहाँ पे वापस देना है। प्लस सर, उसमें ना स्टैम्प्ड होनी चाहिए। स्टैम्प्ड का मतलब यहाँ ठप्पा नहीं है। वो जो डोरेमोन वगैरह देखते हो ना, नोबिता, उसमें देखिए स्टैम्प ऐसे स्क्वायर सी होती है, राइट, वही वाली स्टैंप। यानी कि वो डाकिया में अगर स्टैंप नहीं लगी हो तो वो जाएगा नहीं कुरियर। तो वो स्टैंप भी होनी चाहिए, यानी कि वो सेल्फ स्टैंप ऑलरेडी पहले से आना चाहिए कि उस पर स्टैंप लगी हो, हम बस वापस करें डाकिया को और वो चल लेकर चले जाए। तो इसलिए कवरिंग लेटर का मेन रोल क्या है कि जी पहले तो सेल्फ स्टैंप होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ एड्रेस, उस पर एड्रेस लिखा होना चाहिए कि कहाँ ये वापस जाएगा, और साथ में स्टैंप होना चाहिए वो। उसके बाद उसमें ये बताया जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से ये डाटा मंगवा रहे हो, क्वेश्चनियर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मंगवा रहे हो वो किस पर्पस के लिए। तीसरा, कि उसमें इंस्ट्रक्शंस बताई जाएगी कि क्या क्या चीज़ के लिए ये काम यूज़ होगा, हम आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं करेंगे, सीक्रेसी बनी रहेगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो बताई जाएगी, राइट। तो कहता है कवरिंग लेटर राइट, कवरिंग लेटर शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चनियर, जिसमें ऑब्जेक्ट लिखा होगा, स्कोप लिखा होगा सर्वे का, टू इंश्योर द रिस्पॉन्डेंट सीक्रेसी, उसको वहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि रिस्पॉन्डेंट की सीक्रेसी बनी रहेगी। और मेल्ड क्वेश्चनियर में वो सेल्फ एड्रेस होगा। अच्छा, अब तुम्हें पता आजकल नए ज़माने में वो एसएमएस सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ईमेल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उसमें थोड़ी सेल्फ एड्रेस होता है। उसमें तो हमें पता होता है ना, ये इस ईमेल से आया, ये इस नंबर से आया, तो उसमें ऑब्वियसली आपको सेल्फ स्टैम्प करने की जरूरत नहीं है, एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। बट इसके अंदर तो लिखने की जरूरत है ना कि वापिस कहाँ आना चाहिए। तो सेल्फ एड्रेस, स्टैम्प्ड एनवलप होना चाहिए। मैंने तुम्हें बोला स्टैम्प नहीं होगा तो वो मिलेगा नहीं वापस, वो एनक्लोज होना चाहिए। और अगर आपको कोई इंसेंटिव देना, देखो सामने वाले से आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको इंसेंटिव तो देना पड़ेगा। वो क्यों फिल करेगा? उसको बोलो ना, अगर आप ये फिल करते तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा 500 रुपीज़ का, तो वो खुशी से करेगा। अदरवाइज वो करेगा ही नहीं, वो इग्नोर मार देगा कि यार मुझे क्या मिलेगा इसमें करके, मैं क्यों फिल करूं। तो इंसेंटिव वाइज दो। तो इंसेंटिव में ऑफर्ड क्विक एंड बेटर रिस्पॉन्स, तो इंसेंटिव में आप गिफ्ट दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है। जैसे जब आप अमेजोन से शॉपिंग वगैरह करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, इसका वैसे कोई लिंक नहीं है, बट उसके नीचे लिखा होता है अगर आप रिव्यू दोगे तो आपको इतने का कैशबैक आएगा। तो काइंड ऑफ दैट थिंग कि आपने कहा कि जी क्वेश्चनियर फिल कर दो, जैसे रिव्यू एक क्वेश्चनियर होता है ना, जैसे आप इसका क्वेश्चनियर फिल कर दो, देन आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। ओके। अगला, डिसीजंस रिगार्डिंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चनियर के अंदर कैसे क्वेश्चन रखने चाहिए।
तो जी जो क्वेश्चन है ना वो बड़े डिपेंड करना चाहिए आपकी इंक्वायरी की चीज़ के, और मैं तुम्हें कहूँ क्वेश्चन बड़े सिंपल होने चाहिए। सिंपल किस सेंस में सर? एक होना चाहिए सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें बंदा बस देखे ये येस है या नो है, बड़ा आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन होने चाहिए, या एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए, आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स दे दिए, उसको बंदा टिक कर ले, दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। और थर्ड, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप वो पूछ सकते हो, बट वो छोटे होने चाहिए, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछने, सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आर यू मैरिड, आर यू अनएम्प्लॉयड, दीज आर द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, तो आप ये क्वेश्चन भी रख सकते हो। तो मतलब आपके क्वेश्चन में ये सब का मिक्स होना चाहिए। लास्ट इज द ओपन क्वेश्चन। अब ओपन क्वेश्चन वैसे थोड़े अवॉइड करने चाहिए, बट ठीक है, आपका पर्पस ही वैसा, तो आप ओपन क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ओपन क्वेश्चन हो गया कि अपने विचार प्रकट कीजिए, पेपर में आता है ना कि अपने विचार प्रकट कीजिए, तो बस वही विचार प्रकट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स, तो भाई इसमें कोई ऑल्टरनेटिव थोड़ी देगा वो कि ये ऑल्टरनेटिव कर लो वो कर लो, आपके दिमाग में जो आ रहा है बता दो, गाना नहीं लिख कर आना बाकी। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? मैं कहता हूँ क्वेश्चंस जितने लिमिटेड हो उतना अच्छा क्वेश्चन ईयर। अरे यार आप 10 पेज का क्वेश्चन ईयर बना के दे दोगे कि सर हमने 100 क्वेश्चन पूछे, कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है कि क्वेश्चन पूछने का। तो जो बंदा होगा ना वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो आप छोटा जितना क्रिस्प कर सकते हो ना उतने रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो और उतना कम क्वेश्चन पूछो। नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज, लेस एज पॉसिबल एज क्वेश्चन ईयर, तो जितना लेस होगा उतना अच्छा, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ईयर होगा तो वो डिस्करेज करेगा पीपल को कि यार कंप्लीट नहीं करेंगे, यार छोड़ दो, क्या करना, बेकार चीज़ है। अगला, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बड़े सिंपल क्वेश्चन लिखो, ज़्यादा घुमा घुमा के लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन का एक ही इंटरप्रिटेशन लिखना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन पुट करो। अनएम्बिगुअस होने चाहिए, अनएम्बिगुअस का मतलब कि यार उसकी मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन की, राइट। अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन, देखो सबका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, तो क्वेश्चन वो पूछो जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल आप किसी की एनुअल इनकम मांग रहे हो, बट आप लोगों को तो इनकम मंथली आती है, तो आप मंथली इनकम पूछो ना, राइट। तो आप एनुअली इनकम क्यों पूछ रहे हो? और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अवॉइड करो कि जी आप किस हाइट पर खड़े होगे तो वहाँ से बॉल फेंकोगे, कितनी स्पीड में फेंकोगे, इतना टाइम में नीचे आएगी, ये क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है। अगला, नो पर्सनल क्वेश्चन, देखो पर्सनल सेंटिमेंट्स मत हर्ट करना उस क्वेश्चन ईयर के अंदर, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन ईयर का रूल होता है कि भाई पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो, आपके कितने अफेयर्स हैं, ये क्वेश्चन है कोई पूछने वाला, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मत पूछना। अगला, क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली, सर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो लॉजिकली अरेंज होता है। फॉर एग्जांपल आपका नाम सबसे पहले होता है, ये ऐसा थोड़ी होता है कि पहले आपसे सारे क्वेश्चन पूछते हो, नीचे पूछते हैं आपका नाम बता दो, अरे यार पहले नाम बताना होता है उसके बाद ही आगे होता है। और एग्जाम्पल देता हूँ अच्छी, मान लो मैंने आपकी सैलरी पूछी, पहले पूछ रहा हूँ इनकम, आपने लिखा जी मान लो 0, नेक्स्ट लिखा आर यू एम्प्लॉयड, भाई साहब पहले आर यू एम्प्लॉयड ऊपर नहीं आना चाहिए था, मैं एम्प्लॉयड ही नहीं हूँ तो मेरी इनकम कैसे होगी, राइट। मतलब वो क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं आर यू एम्प्लॉयड अगर उसमें मैंने नो टेक करा तो नीचे मेरी इनकम क्या होगी 0, तो वो तो आना ही नहीं चाहिए ना। तो आर यू एम्प्लॉयड वाला ध्यान से देखना, आर यू एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं होता कि यू आर सैलरी पर्सन, इट इज लाइक यू आर वर्किंग और नॉट, ओके। तो यही लॉजिकल क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए कि पहले इंप्लॉयमेंट वाला ऊपर पूछो, उसके बाद इनकम पूछो, अगर ये सारा फिर इनकम वाला क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत है। अदरवाइज आप पहले बंदे से पूछ रहे हो इनकम, वो कह रहा है जी मेरी 10 लाख की इनकम है, फिर नीचे पूछा आर यू एम्प्लॉयड, अरे 10 लाख लिखा तो है, वो कहाँ से आ रहा है, भगवान जी थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं। अगला, इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट्स, जो इन्फॉर्मेंट है उसको आप ये बताओ कि भाई ये फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे आप कभी किसी का फॉर्म फिल करते हो तो नीचे लिखा होता है ना राइट नेम इन कैपिटल लेटर्स, अवॉइड दीज सिंबल्स, तो वो क्या चीज़ है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये कैसे फिल करना है ऊपर वाला। अगर ऊपर कोई एब्रीवेशन यूज होती है तो नीचे बताता है ना इस एब्रीवेशन का क्या मतलब है। तो इंस्ट्रक्शंस देनी है इन्फॉर्मेंट्स को ताकि वो बेटर वे में उसको फिल कर सके। आपने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, कैपिटल वाली बच्चा ऐसे लिख रहा है, मतलब नाम लिख रहा है, वो कह रहा है RAGHAV, तुम कह रहे हो ये कौन सा नाम है भाई, ये कौन सा तरीका लिखने का। तो अगर आपने सारा कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख दो, ठीक है, ताकि बंदा पूरा का पूरा नाम कैसे लिख सके, कैप्स में लिख सके। अगला आ गया क्रॉस क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन जो एक दूसरे को वेरीफाई करे। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई क्वेश्चन पुट किया, राइट, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछी आपकी एज कितनी है, आपने एज मेंशन करी, अगला क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया डीओबी, क्या मैं डीओबी से आपकी एज कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ना क्रॉस क्वेश्चन, दो एक दूसरे को वेरीफाई करें, ऐसे क्वेश्चन पुट करो।
questionnaire should be framed in a manner that may cross examine the information supplied by informant so as to check the accuracy चेक करने के लिए, जैसे कि एज पूछी साथ में अनदर क्वेश्चन पूछ ले DOB पे, तो चेक हो गया ना। अगला, क्वेश्चनियर शुड लुक अट्रैक्टिव, सुंदर सुंदर लगाओ ताकि बंदे को लगे कि यार ये फिल करना है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, तो वैसा होना चाहिए। प्रिंटिंग पेपर अच्छा यूज होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इनफ स्पेस दो बंदे को आंसर लिखने के लिए। अगला, प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनियर। मैं कहूँ सबसे मेन चीज जो है ना, आपने क्वेश्चनियर बना लिया, उसको भाई पब्लिक करने से पहले एक टेस्ट करवा लो, पायलट सर्वे करा लो, ताकि आपको पता चल जाए इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो अगर कोई कमी हुई तो वो वहीं पे क्लियर हो जाएगी, आपको फीडबैक मिल जाएगा, आप उस हिसाब से मॉडिफिकेशन कर पाओगे। इसी को बोलते थे पायलट सर्वे, उसी को कहते हैं प्री टेस्टिंग। तो प्री टेस्टिंग करा लो क्वेश्चनियर की, सबसे बेस्ट। अब तुम्हारे लिए मैंने एक सैंपल भी निकाला है क्वेश्चनियर का, देखो क्या। नेम पूछा, एज ग्रुप पूछा, जेंडर पूछा, तो मैंने अपनी डाटा फिल करी, यहाँ 23 है, मैं 23 का ही। ओके, आगे चलते हैं। तो कहता हाउ ओपन यू यूज़ कंप्यूटर, मोर देन 3 आवर्स कंप्यूटर पे चल रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू यूज़ ऑन कंप्यूटर, क्या क्या यूज़ करते हो, वो उसने पूछ लिया, मैंने बता दिया उसको, ठीक है। तो मतलब आपका ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव, MCQ, सिंपल क्वेश्चंस, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। अब इसको बोलते हैं, मैं कहूँगा ये ओपन क्वेश्चन है, आपकी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो। अगला, हाउ मैनी डे यू स्पेंड ऑन इंटरनेट, ये दीज आर द क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछे, तो दिस इज लाइक क्वेश्चन ये, ठीक है। नीचे इंस्ट्रक्शन भी देती है, बट मैंने पता क्या किया, मैंने छोटू सा क्लिपिंग उठाया, उसको डाल दिया। अब तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस डालना, मैंने कहा क्या यार, इनको बस पता होना चाहिए क्वेश्चन होता क्या। अब आ जाते हैं हम नए टॉपिक पे, जिसपे मैं कहूँगा कि कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर ही एक सब टॉपिक है, जिसमें वो बोलता है कि आपने ये तो सीख लिया प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करना है, बट मैंने तुम्हें ये बोला देखो मेथड में आप कर सकते हो टेलीफोनिक मेथड, आपने क्वेश्चनियर मेथड चूज कर लिया, आपने डायरेक्ट पर्सनल कर लिया। अब वो आपने सारे बंदों से करना है या कुछ बंदों से करना है, ये भी तो है ना। इसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कह रहा हूँ मैंने मेथड चूज किया फोन से, बट क्या सबको फोन करना है? सर नहीं करना है, तो किन को करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन को सॉर्ट करना। अब कैसे करेंगे वो देखो। पहली चीज तो ये समझो पॉपुलेशन और यूनिवर्स होता क्या है। मैं कह दूं जिस भी चीज की आप स्टडी कर रहे हो उसका पूरा ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन है। क्या सर? अगर मान लो मैं 11th क्लास के बच्चों की स्टडी कर रहा हूँ जिसमें 70 बच्चे, 70 बच्चे, अब वो 70 बच्चे मेरी पॉपुलेशन बन जाएंगे। मैं जिस भी चीज की स्टडी कर रहा हूँ दैट इज माई पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन से अगर मैं मान लो 10 बच्चे बाहर निकालता हूँ, वो जो बच्चे जिनको मैंने सिलेक्ट करा उसको बोलेंगे सैंपल। देखो या तो हो सकता है मैं 70 की 70 बच्चों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे मैं बताऊंगा। या तो हो सकता है ना मैं उसमें से 10 बच्चे बाहर निकालूं और मैं कहूं इनसे ही मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, बाकी बंदों पे मैं ये इंफॉर्मेशन थोप दूंगा, उसको बोलते हैं एस्टिमेट कर दूंगा, ठीक है, प्रोजेक्शन कर दूंगा कि 10 बंदों में मान लो एक बंदा फेल है, तो मैं कहूंगा 70 में 7 बच्चे फेल है। लॉजिकली समझ आया? देखो 10 बच्चे निकाला, मैंने कहा 10 में एक बच्चा फेल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना 70 में 7 बच्चे फेल है। एक्चुअली में अलग हो सकता है, मैंने तो एस्टिमेट किया ना, तुक्का लगाया है, तो सैंपल में तुक्का लगता है। मगर जो सारी की सारी पूरी पॉपुलेशन की अगर इन्फॉर्मेशन निकालूंगा वो तो एक्यूरेट होगी ना, मुझे एक्जैक्टली पता होगा 4 बच्चे फेल है, 6 है, 10 है, 15 है, 12 है, हो सकता है, राइट। तो वो मेरे को एक्जैक्टली पता चलेगा। अब मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, चलो 10 में से 9 बच्चे पास है, ठीक है, 70 में से अब निकाल लो कितना होता है, 61 बच्चा पास हुआ, नहीं 63 बच्चा पास हुआ, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे यार, एग्जाम्पल थी यार, बुरा मत मानना, इट इज एग्जाम्पल। चलो अच्छा, इसमें भी 70 लिया मैंने। कह रहा है पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स अंडर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा ना जो भी मेरी स्टडी के अंदर टोटल पॉपुलेशन होगी, टोटल इंडिविजुअल आइटम्स होगी, उनको बोलते हैं हम यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ हाइट ऑफ 70 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन अ स्कूल, तो 70 स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन। ये मेरी पॉपुलेशन है। अब इसमें से मैंने कुछ 15 बच्चे सिलेक्ट करे, उसको क्या बोलूंगा मैं? सैंपल। ओके, और अगर मैं पॉपुलेशन की कुछ आइटम को स्टडी करता हूँ ना, तो हम उसको बोलते हैं सैंपल। तो देर आर 2 टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन, मतलब इन्वेस्टिगेशन या डाटा कलेक्ट करने के लिए, एक है सेंसस, एक है सैम्पलिंग। सेंसस, तुमने सेंसस ऑफ इंडिया देखा है? वो इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है, सेंसस मेथड पे। सेंसस ऑफ इंडिया अलग है, दैट इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट करती है, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, वो अलग चीज है। सेंसस टेक्निक वहीं से नाम डिराइव्ड हुआ है। सेंसस का मतलब होता है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करो, वहीं से मेथड बन गया सेंसस मेथड। सेंसस मेथड कहता है जितनी पॉपुलेशन है ना पूरी की पूरी स्टडी कर लो, राइट। तो सेंसस मेथड आता है। एक सैम्पलिंग, सैम्पलिंग वाला टेक्निक क्या कहता है? सैम्पलिंग कहता है कि यार सेंसस मतलब कुछ पॉपुलेशन में से कुछ चीजें सिलेक्ट करो, उनके ऊपर ही स्टडी करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और वो प्रोजेक्ट कर दो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर।
राइट। कहता है आफ्टर सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इट इज टू बी डिटरमाइन वेदर इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड फॉर होल पॉपुलेशन यानी कि सेंसस मेथड या ओनली पार्ट ऑफ इट जैसे कि सैम्पलिंग मेथड। तो देयर आर टू मेथड, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सेंसस सर्वे या फिर सैम्पलिंग सर्वे। हुआ क्या, सेंसस मेथड मतलब सारी की सारी पॉपुलेशन की मैं डाटा कलेक्ट करूंगा। अब डाटा कलेक्ट कैसे करना वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मान लो टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन या मेथड, इन्यूमरेटर मेल्ड मेथड, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम अब सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी स्टडी करें या छोटे हिस्से की करें। ओके, अगर हम सेंसस मेथड करते हैं, सेंसस मेथड को हम कंप्लीट एनुमरेशन मेथड भी कहते हैं, 100% एनुमरेशन भी कहते हैं, कंप्लीट सर्वे भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है सर कंप्लीट है, हम एमसीक्यू में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे करते हैं। When the statistical investigation is conducted where the data is collected from each and every item, जहाँ डाटा ईच एंड एवरी आइटम से कलेक्ट किया जाता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, उसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। बात खत्म, आगे चलते हैं। अच्छा मुझे बताओ सेंसस मेथड कब करा जाए तो ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी हो। बिल्कुल सर, जहाँ पे एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन भी कम हो। मान लो मेरी क्लास में सिर्फ 30 बच्चे और मेरे को 30 बच्चों की हाइट जाननी है, तो सर ये तो बड़ा आसान काम है ना, मैं कर सकता हूँ। यही 1000 बच्चे हो, सर क्या पॉसिबल है? सर टाइम लगाना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप उधर नहीं करो। तो मैं कह दूँ दो चीज़, आप एक कि लिमिटेड, अगर सर लिमिटेड एरिया कवरेज का है तो आप तब सेंसस यूज़ करो। दूसरा, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की हाई डिग्री चाहिए, हाई डिग्री एक्यूरेसी चाहिए, सुन रहे हो? कहता है दिस मेथड इज जनरली यूज व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, लिमिटेड मतलब स्मॉल, राइट, और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। अगर हाई डिग्री चाहिए तो भाई सेंसस यूज करो, अदरवाइज सैम्पलिंग से तुक्का तो लगा ही सकते हैं ना, एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिख दी। एग्जाम्पल में सर सेंसस ऑफ इंडिया आ गया, जो इंडिया का सेंसस होता है ना हर 10 साल के बाद, वो आ गया। सर लास्ट सेंसस कब हुआ था हमारा, ये आगे जाके वैसे पढ़ेंगे हम। सर 2011 में हुआ था। हर 10 साल के बाद होता है। सर 2021 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज तो हम 2025 एंड में खड़े। सर क्योंकि उस टाइम पे कोविड था। कोविड के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थी उसने कहा जी सेंसस को करो पोस्टपोन। जब उन्होंने पोस्टपोन करा, उन्होंने कहा अंटिल फर्दर ऑर्डर, जब तक अगला ऑर्डर नहीं आएगा तब तक के लिए पोस्टपोन। अब तो 2025 भी एंड हो गया है, तो मुझे लगता है अगला सेंसस 2031 में ही होगा, पुराना वाला सेंसस नहीं होने वाला। ओके सर, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सेंसस ऑफ 2021 पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसलिए तुम्हें ये पता चल गया होगा सेंसस ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, होम अफेयर्स के अंदर आता है। डन, एमसीक्यू के लिए याद रखना है। मेरिट्स, सर अगर मुझे पॉपुलेशन की बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, इंटेंसिव स्टडी करनी है, ऊपर ऊपर से नहीं करनी, अंदर से करनी है, इंटेंसिव स्टडी करनी है, तो मेरे को कौन सा मेथड करना चाहिए? सर सेंसस मेथड, इसीलिए ये इसका मेरिट है। सर इट प्रोवाइड इन डेप्थ कवरिंग ऑफ द होल पॉपुलेशन। सेंसस मेथड नॉट ओनली नंबर ऑफ पीपल बताता है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, वो भी बताता है कि कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, कितने एजुकेशन लेवल है, कितना ऑक्यूपेशन लेवल है, सब बताता है भाई वो। डन। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर मुझे उस डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा रिलाई करना, मुझे ट्रस्ट वर्दी डाटा चाहिए, तो मेरे को सेंसस मेथड फॉलो करना चाहिए। सूटेबिलिटी ऑफ दिस है सर, जहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हो पॉपुलेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉपुलेशन में ना विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, यानी कि होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो वहां पे सर सैंपल लगाने का फायदा नहीं, हर तीसरा बंदा अलग है। आप कौन सा मेथड फॉलो करो? सर सेंसस मेथड, जिसमें पूरी की पूरी स्टडी हो, मतलब हर एक आइटम की स्टडी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीनी की स्टडी करो, चीनी है सर होमोजीनियस, हर एक डाटा, हर एक जो वो है दाना है वो सेम है, तो भाई सर वो होमोजीनियस डाटा, उस पर सैम्पलिंग भी चल जाएगा, आप 10 दाने उठाओ सेम ही आएगा। बट अगर आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पर करो जिसमें हर दाना अलग है, तो सर आपको सेंसस मेथड फॉलो करना चाहिए, सैम्पलिंग नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ लिखी है। ओके, डीमेरिट क्या है? सर अगर आपको पूरी पॉपुलेशन करनी है तो सबसे पहला तो टाइम लगेगा, दूसरा पैसा भी लगेगा। सर एक्सपेंसिव मेथड है इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज टाइम, तो इसलिए दूसरा पॉइंट निकाल दिया, नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर। सर खर्चा भी होगा, मैन पावर भी लगेगा, लोग भी लगेंगे, तो रिसोर्सेज बहुत हाई चाहिए इसके लिए। और इन एप्लीकेबिलिटी, कहीं कहीं जगह पे ये इनका एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पॉपुलेशन इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट समझ रहे हो, इन्फिनाइट, ठीक है, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो सर सेंसस कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, सालों बीत जाएंगे, आप पॉपुलेशन काउंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, जहां पे आपकी पॉपुलेशन इन्फिनाइट है वहां पे आप ये वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अगला सैम्पलिंग मेथड। सर सैम्पलिंग मेथड क्या कहता है? एक पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा बाहर निकालो, उस मेथड के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी आपको करना है वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, और वही बाकी वाले पॉपुलेशन पे क्या कर दो? प्रोजेक्ट कर दो, एस्टिमेट कर दो। ठीक है सर, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन
इसमें क्या करते हैं हम कुछ सम रिप्रेजेंटेटिव्स उठाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि तुम्हारी क्लास में होता है ना मॉनिटर, या जिसको हम सीआर बोलते हैं, जो भी कह लो, वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मैं कह दूं क्लास का एवरेज बच्चा होता है, सर एवरेज नहीं होता, टॉपर होता है, आई नो, बट वो क्लास को ना रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कहा जाता है, वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ पॉपुलेशन में से वो लोग उठाओ जो पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो when only some representative items of the population are selected and the data is collected from those items, those objects, और वो हमारे पर्पस के लिए यूज होता है, तो हम उसको कहते हैं सैम्पलिंग मेथड। मेरिट्स क्या है सर, ये इकोनॉमिकल मेथड है, आपको कुछ लोगों पे इंफॉर्मेशन करनी है। अगर आप कंपेयर करोगे सेंसस के साथ तो सर ये इकोनॉमिकल है, इसलिए इकोनॉमिकल है। दूसरा, ग्रेटर स्पीड, आपके लोग जब कम हो गए तो आपकी काम करने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सर, क्यों, अरे इन्फॉर्मेशन कम लोगों से उठानी है तो स्पीड तो होगी होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जब आप सेंसस करोगे आपको लोग ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो मैं कह दूं मैनेजमेंट ज्यादा रखनी पड़ेगी। भाई लोगों को संभालना आसान काम नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, तो मैं कह दूं आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लैब बनाना पड़ेगा वैसा। बट अगर सेंसस की जगह आप सैम्पलिंग फॉलो कर रहे हो, आपकी टीम भी कम होगी। जब छोटी टीम हो तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस आ गया। साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिस्ट कहते हैं यही मेथड पॉसिबल है, सेंसस मेथड कहाँ करोगे यार, सारी पॉपुलेशन स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है। और ग्रेटर स्कोप, आप सैम्पलिंग मेथड को कहीं पे भी अडेप्ट करके लगा सकते हो। जहां पे सेंसस नहीं लगता वहां पे आप सैम्पलिंग लगा दो। सैम्पलिंग तो कभी भी लग सकते हैं ना, छोटी पॉपुलेशन की स्टडी तो कभी भी कर सकते हो, पूरी पॉपुलेशन में सोचना पड़ता है। सर एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी, अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन इनफिनाइट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सैंपल ही लग सकता है, सेंसस नहीं लग सकता वहां पे। तो यही वो कह रहे हैं। ओके सॉरी, बंद हो गया, आगे चलते हैं। डीमेरिट, सॉरी पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलते हैं आगे। डीमेरिट, डिफिकल्टी टू अचीव 100% एक्यूरेसी। सर जब आप सैंपल स्टडी कर रहे हो, आप पूरी पॉपुलेशन की स्टडी ही नहीं कर रहे हो, तो 100% एक्यूरेसी की दावा कैसे दे सकते हो आप, नहीं दे सकते। तो 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, बहुत डिफिकल्ट है। बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सर सैंपल 70 में से 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, वो किसने कहा, कौन सिलेक्ट कर सकता है 10 लोग, बताओ। किसको उठाऊं, जिसकी शक्ल अच्छी लग रही है, जो पढ़ने में ज़्यादा तेज है, टीचर तो यही करता था सर मॉनिटर में, तो हाँ मेरे को पता है, बट वो बायस हो गया ना, उसने अपनी पर्सनल ओपिनियंस लाए हैं बीच में। तो सर सैंपल में पर्सनल ओपिनियंस लाओगे तो भाई वो बायस सिलेक्शन हो जाएगा। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, जिसमें हर लोग अलग है, तो कभी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो आपकी क्लास में 70 है, सब अलग है, प्लस सबकी सोच ही बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। देखो हर क्लास में, देखो फ्रेंड्स ग्रुप तो होते हैं ना, फ्रेंड ग्रुप में थोड़े बहुत सेम लोग तो होते हैं, मैं कह रहा हूँ सबकी लोग अलग है, सब। तो अब वो जो 70 लोग हैं उसमें से रिप्रेजेंट कैसे निकालूं, वो कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएगा क्लास को। अगला है रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज, अगर आपको सैम्पलिंग मेथड फॉलो करना है तो वो जो सैंपल सेलेक्ट करने में ना आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि वो जो सैंपल सेलेक्ट करना है ना, वो आपको साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तब तो ये लग ही नहीं सकता, अभी बता दिया। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैंपल साइज, सर सैंपल कितना लेना है, मैंने कहा 70 पे मैंने 10 बच्चे लिए, आप 5 भी कह सकते हो, आप 20 भी कह सकते हो, 25 भी कह सकते हो, सर 50 भी कर सकते हैं, कम ही हुआ ना, 70 तो नहीं हुआ, कम ही हुआ। 40 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। वो किसने सोचा कि भाई 70 में से 10 ही करने हैं, कुछ फैक्टर्स है ना सर उसके, कि इतने में इतना ही करना है। वो चीज कहां से पता चलेगी सर, यहां से, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपल। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो मुझे बताओ सैंपल कैसा होना चाहिए, सर सैंपल ज्यादा होना चाहिए। देखो पॉपुलेशन का साइज बड़ा तो सैंपल साइज बड़ा, और अगर छोटा तो छोटा, वाइस वर्सा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, सर हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज कैसा करना पड़ेगा, सर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी ज्यादा तो सैंपल साइज बड़ा कर दो। बट हाँ, एक केस में आप इसको कह सकते हो कि नहीं करना पड़ेगा, कब, जब आपके पास वैसी एक्सपर्टीज होगी, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। However, if the sample selected by an experienced person basis of the scientific method, अगर experienced person ने scientific method से किया है, तब आपको सैंपल साइज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो तब भी एक्यूरेसी बढ़ा देगा। कहता है बेटर द रिजल्ट मे बी ऑब्टेन्ड एट इवन स्मॉल सैंपल साइज, एक्सपर्टीज है। चलो, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस, अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो मुझे बताओ सैंपल साइज ज्यादा करने की जरूरत है। अरे सर सारी आइटम सेम है, ये लोग अलग अलग नहीं है, सेम ही है,
तो आप कम भी लोगे तब भी चलेगा, तो सैंपल साइज कम भी होगा तब भी चलेगा, बट हेट्रोजीनियस है, बहुत अलग अलग है, तो जितना ज्यादा लो सर उतना कम। सर लार्ज सैंपल साइज विल बी रिक्वायर्ड। नेचर ऑफ स्टडी, अगर आपको इंटेंसिव स्टडी करनी है यानी कि इन डेप्थ स्टडी और कॉन्टिन्यूस स्टडी करनी है, इंटेंसिव मतलब इन डेप्थ और कॉन्टिन्यूस, बार बार करनी है सर स्टडी। सर बार बार में क्या मुझे बताओ फिजिबल होता है? बड़ा बड़ा सैंपल लो आप। सर छोटा छोटा सैंपल लोगे तो बेस्ट है, सर सैंपल छोटा लो। अगर आपको एक्सटेंसिव ऊपर ऊपर से स्टडी करनी है बट एक ही बार करनी है, सर एक बार अगर कोई काम करना हो ना ढंग से करते हैं, तो सर लार्ज सैंपल साइज इज अप्रोप्रिएट। रिस्पॉन्डेंट्स नेचर, अगर सामने वाले का नेचर तुम्हें पता है कि सर उसने आंसर देना ही नहीं है, उसने आंसर देना ही नहीं है, तो आप कम सैंपल लोगे तो उसमें भी बंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले, तो सैंपल साइज कैसा रखो? ज्यादा रखो। सर अगर आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्डेंट कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सैंपल साइज ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ बंदे तो ऐसे बाहर हो जाएंगे क्योंकि जवाब ही नहीं देंगे। अब कहता है एसेंशियल्स क्या है या रिक्विजिट्स क्या ऑफ गुड सैंपल। गुड सैंपल की रिक्विजिट्स मतलब कि हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि सैंपल जो है वो अच्छा है, ठीक है, सैंपल अच्छा हो, तो सबसे पहले तो वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पूरी पॉपुलेशन को, तभी तो एस्टिमेट कर पाएंगे ना, तभी प्रोजेक्शन कर पाएंगे जब वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी पॉपुलेशन को। क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी कि सीआर होगा। दूसरा एडुकेट होगा। आपकी पॉपुलेशन का साइज था 70, हमने बच्चे सिलेक्ट किए 10 सैंपल के लिए, क्या वो एडुकेट है? वो अगर एडुकेट होगा तभी आपका सैंपल गुड होगा, अच्छा होगा। तो कहता है वो सैंपल सिलेक्ट होना चाहिए जो वो एडुकेट होना चाहिए। 10 बच्चे सिलेक्ट करने या 15 वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट एडुकेसी बनी रहनी चाहिए, इसीलिए गुड सैंपल होगा। होमोजेनिटी, अगर आप सैम्पलिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपके पॉपुलेशन का ऐसा होना चाहिए सर, होमोजीनियस होना चाहिए। अगला इंडिपेंडेंट, सर ये जो पॉइंट है ना बड़ा सही पॉइंट है, क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ द सिलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स। देखो हर क्लास में ना एक ऐसा बच्चा होता है, दो ऐसे बच्चे होते हैं एक्चुअली, वो दो जिस्म होते हैं, जान एक ही होते हैं वो, ठीक है, अब तुम समझ जाओ। तो मैं कहता हूं अगर मैं एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा ना तो दूसरा को करना ही पड़ेगा। पॉइंट समझो, ये दो जिस्म है, बस एक को सिलेक्ट किया दूसरा साथ में आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, बट वो दो इंडिविजुअल यूनिट्स है, बट मैं एक की सिलेक्शन पे कह दूं दूसरा डिपेंडेंट है। अगर एक को सिलेक्ट करूंगा दूसरा अपने आप आ जाएगा सैंपल के अंदर। सर ऐसे यूनिट्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एक की सिलेक्शन जो है वो 100% किस पे डिपेंड कर रही है, इसी पे, यानी इन दोनों में से एक भी सिलेक्ट हो गया तो दोनों आ जाएंगे। सर हमें तो एक ही सिलेक्ट करना था ना, तो कहता है अगर सैंपल आपको अच्छा चाहिए तो सारे सैंपल जो होने चाहिए ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाए, ठीक है, हम ही सिलेक्ट करेंगे वो रैंडम बेसिस पे, बट एक को सिलेक्ट करने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरा भी ऐसे कि सर इसको सिलेक्ट किया तो उसको करना ही पड़ेगा, ये दोनों लड़ाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, इनको लेना ही पड़ेगा। तो कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द सिलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट, द सिलेक्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इन सैंपल मस्ट बी डन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दोनों की जो सिलेक्शन होगी वो अलग अलग होगी, एक के सिलेक्ट होने से दूसरा नहीं आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैचेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, सर सैंपल आपका वैसा होना चाहिए जो आपका जो वो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करे। फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहा हूँ और हमारी क्लास में रिटेल के बच्चे भी है, तुम्हें पता है रिटेल और इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल होता है कि यार रिटेल पढ़ लो या इकोनॉमिक्स पढ़ लो। तो सर जब अब मैंने बच्चे सिलेक्ट किए उसमें रिटेल का बच्चा भी सिलेक्ट करता, उसको भी सैंपल में ले लिया, सर वो इकोनॉमिक्स की स्टडी में कैसे आएगा? सर इकोनॉमिक्स से बच्चों की स्टडी कर रहे हैं हम, वो रिटेल का बच्चा कैसे आ जाएगा? सर नहीं आ सकता। तो सैंपल में यह ध्यान रखो आपका पर्पस क्या है, उसी सैंपल को लो जो आपके पर्पस से रिलेटेड हो, जो नहीं है उसको बाहर रखो। ओके उसके बाद मैंने करवाया डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस। मैं इसको स्लो करते जाता हूँ, ठीक है, मैं रीड नहीं कर रहा, देखो ये रीडिंग पर्पस है, ये तुम कर सकते हो, यू बेटर नो कैसे करना है। मैं थोड़ा स्लो करके चलता हूँ, आप स्टॉप करो और उसको रीड कर लो, ठीक है, स्टॉप कर लिया, मैं साइड हो जाऊँ, अच्छा इधर रुकना पड़ेगा, चलो ऊपर कर लेते हैं, स्टॉप कर लो और रीड कर लो, ठीक है, आगे चलता हूँ। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, क्या कहता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड में कि सर कितने सैम्पलिंग मेथड के टाइप्स हैं। तो मैंने तुम्हें कहा सैम्पलिंग मेथड के दो टाइप होते हैं मोटा मोटा, एक होता है रैंडम, एक होता है नॉन रैंडम। रैंडम मतलब सर हमने सबको चिट में डाला लो ट्री सिस्टम से और एक सिलेक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है, और भी मेथड होते हैं रैंडम में, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ। नॉन रैंडम का मतलब मेरी चॉइस, मर्जी मेरी लगेगी, तू आजा तू आजा, वो बड़ा घबरा रहा है उसको पकड़ते, ऐसा वो होता है नॉन रैंडम। देखो जैसे प्रिंसिपल आता है ना तुम्हारी क्लास में कि जी आपने क्या पढ़ाया बच्चों को, टीचर कहता है ये पढ़ाया, बताओ किसको आया है, ठीक है, तो टीचर अपनी मर्जी से पिक करता है, प्रिंसिपल नहीं पिक करता है, टीचर पिक करता है। वो क्या करता है, वो अपनी पसंद के बच्चे उठाता है, जिसको पता है, उसको पता है कि जो क्लास में पढ़ रहे थे जिनको आंसर आता है, तो वो उसी को पिक करेगा। अगर प्रिंसिपल अपनी मर्जी से करे ना टीचर की धज्जियां उड़ जाए,
ठीक है, तो वो वही जो अपना टीचर अपनी मर्जी से कर रहा है ना, वो होता है नॉन रैंडम। वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपना जजमेंट लगा के। तो करते हैं उसकी बात। रैंडम में कहता है दो रैंडम होते हैं, एक होता है सिंपल रैंडम, तो का लगाओ खत्म करो, ठीक है। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम, जिसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कुछ रूल्स लगा दिए, उनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड सैंपल। होता सैंपलिंग में वही है, रैंडम ही है, बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नॉन रैंडम का मतलब होता है कि आपने जजमेंट अपनी मर्जी से अपनी चॉइस लगाई, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, हम एक एक करके स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं, आप नाम रीड कर लो। एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, एक सिस्टमेटिक है, एक क्लस्टर है, एक मल्टी स्टेज है। आगे जाके करते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब हुआ कि सर आपने जो आइटम सिलेक्ट करी पॉपुलेशन में से सैंपल के लिए, उनके पास सबके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है या फिर नोन चांस ऑफ सिलेक्शन है। सर नोन क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर दो मेथड है, एक सिंपल और एक रिस्ट्रिक्टेड। जो रिस्ट्रिक्टेड है उसमें थोड़े चांस हो सकते हैं 50% से कम हो, इक्वल ना हो, तो इसमें कम हो सकते हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी हो। तो सर इसीलिए हम इसको कहते हैं नोन चांस, हमें पता होगा कितना चांस है उसका। बट अगर सिंपल रैंडम की बात करूं, सबके पास इक्वल चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर मेरे को रैंडम सैम्पलिंग करनी है तो उसका मतलब है हर एक आइटम के पास नोन चांस ऑफ सिलेक्शन है, मतलब हर बंदे के चांसेस तो हैं सिलेक्ट होने के, ओके। सर सिंपल रैंडम मतलब सर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, तो यही डेफिनेशन वहां लगा दो। इट इज द वन इन विच एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इसलिए हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग कहते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अच्छा, अब इसमें डाटा कैसे सिलेक्ट होता है सर? दो मेथड से। एक होता है लॉटरी। सर हमने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर पर्ची डाली, सबका नाम लिखा। सर एक बच्चे को बुलाया, छोटे से बच्चे को, उसने कहा ये लो ये बच्चा, वो जो चिट निकाली उसको बोलते हैं लॉटरी मेथड। दूसरा होता है सर रैंडम जनरेटर मेथड। तुम इतने प्यारे बच्चे हो, दिखाना तो पड़ेगा तुम्हें सर रैंडम मेथड, रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। मान लो यहाँ से लेके मैंने ले लिए 100, ठीक है, 1 से लेके 100 बच्चे हैं। ये रैंडम जनरेटर टेबल होता है, एक्चुअली मैंने नंबर जनरेटर कर लिया जो गूगल पे होता है। आपने 1 से लेके 100 का लिमिट सेट कर दिया कि 1 से 100 तक सिलेक्ट करना आपको। आप जनरेट करो 88, तो 88 वाला बच्चा उठ के आ जाओ जी। 17 वाला बच्चा उठ के आ जाओ। क्या ये मैंने सिलेक्ट करा? सर नहीं, रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है, हमें नहीं पता कैसे। ये अलग अलग बच्चे खुद उठा लेगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर ये पढ़ने में अच्छा नहीं, इसको सिलेक्ट करो, ऐसा नहीं है। हम किसी को ऐसे पकड़ नहीं रहे हैं, इसमें कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, एवरी आइटम ऐसे इक्वल चांस। सर 3 नंबर बच्चा आ जाओ, तो ये इसकी चॉइस है, रैंडमली जनरेट हो रहा है। इसी को कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, जिसका मैंने यहाँ क्लिपिंग डाला हुआ है। डन, आगे चलते हैं। सर मैरिज स्कैम। सर रैंडम में क्या आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो? सर नहीं कर रहे, तो पर्सनल बायसनेस की बात ही नहीं आती, हमने सेलेक्ट करे नहीं, आइटम खुद सेलेक्ट होकर आई हैं। सर नो पर्सनल बायसनेस, सबके पास इक्वल चांस था, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सर प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है सबके पास, सर प्रोबेबिलिटी पता थी हमें। अगला इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव। सर अगर रैंडमली आप जनरेट करोगे ना, तो आप देखना जितनी ज़्यादा आप सैंपल बढ़ाते जाते हो ना, वो पॉपुलेशन को उतना ज़्यादा रिप्रेजेंट करने लगता है, इसीलिए बोलता है इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव। जितनी ज़्यादा आप सैंपल बढ़ाते जाते हो ना, तो उतना ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी रिप्रेजेंट करने लग जाता है आपका सैंपल। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैंपल की, आपके पॉपुलेशन की एवरेज हाइट थी 100, ठीक है, 100 मान लो, 150 ले लो, 150 सेंटीमीटर आपकी पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट थी, राइट। आपने जब सैंपल सेलेक्ट करा ना, उसकी एवरेज हाइट है 153 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ सर बड़ा क्लोज है 150 एंड 153। तो सर यही जो हमारा रैंडम हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसका फायदा यही है कि वो पॉपुलेशन को धीरे धीरे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं सैंपल, वो रिप्रेजेंट करने लगता है, बड़ा क्लोज क्लोज होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बड़ी ठंड है यार। डिमेरिट, अनसूटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। सर अगर आपकी स्मॉल सैंपल है, यानी कि 10 बच्चे हैं, सर 10 बच्चे में क्या सैंपल निकालोगे? 2 बच्चे निकालोगे, सर क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो कहता है कि अगर छोटा है तो फिर सेंसस पे जाओ, सैम्पलिंग मेथड का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि रैंडमली सैम्पलिंग से कोई फायदा नहीं होगा। सर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम। जो 1 से लेकर 100 तक मैंने कहा, अगर इन्फिनाइट पॉपुलेशन है, क्या वो फ्रेम बना सकते हो? मान लो 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है, मगर 1 लाख यार इन्फिनाइट नहीं हुआ, मान लो इन्फिनाइट बच्चे हैं, तो मैं फ्रेम क्या सिलेक्ट करूं? 1 से इन्फिनाइट वाला फ्रेम ही नहीं होता। आप पॉइंट समझ रहे हो? 1 से कहाँ एंड हो रहा है, जैसे मान लो 10 लाख, तो 10 लाख नंबर डालना पड़ेगा ना, फिर सिलेक्ट होगा। बट अगर इन्फिनाइट होगा तो फ्रेम ही नहीं सिलेक्ट होगा, फ्रेम कैसे सिलेक्ट करूंगा? अगर मान लो फ्रेम मैंने खुद सिलेक्ट कर लिया कि इन्फिनाइट में मान लो 1 करोड़, तो 1 करोड़ के आगे वाले कभी सिलेक्ट ही नहीं होंगे, उनके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ही नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है सर, अगर आप रैंडम नंबर जनरेटर कर रहे हो तब तो कोई टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप लॉटरी सिस्टम करो तो हर एक की पर्ची बनानी पड़ेगी ना, तो वो पर्ची बनाना टाइम कंज्यूमिंग है। सर अगर आप नंबर यूनिट्स बना रहे हो कि वो
क्या बोलते हैं, पर्चियां बना रहे हो, नंबरिंग यूनिट्स लिख रहे हो पॉपुलेशन के, तो सर वो टाइम कंज्यूमिंग और अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि सर वो वेस्ट हो जाएगा। जब आप बनाओगे एक बार यूज हो गया वो वेस्ट है। नंबर जनरेटर से क्या हुआ, आपने सर बस क्लिक क्लिक किया और वो हो गया, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था, बट लोटरी सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग है। अगला आ गया जी रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। ओके, अगला आ गया रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग क्या हुआ सर, सैम्पलिंग तो कर रहे हैं बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे सर इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है, वहां पे तो वैसे सैम्पलिंग लगानी चाहिए, बट हम सैम्पलिंग लगाने के लिए उसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। कहते हैं द सिंपल रैंडम मे नॉट प्रेजेंट द ट्रू पॉपुलेशन, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, यानी कि हम रैंडम सैंपल तो यूज करेंगे बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ताकि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन भी हमारी सही हो जाए, होमोजीनियस बन जाए। तो सर उसमें मेथड्स हैं, एक स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टीसेट। सर स्ट्रैटिफाइड ना विद एग्जांपल समझो। मान लो मैंने पॉपुलेशन में 100 इनवॉइसेस लिए, मेरे को इनवॉइसेस का ऑडिट करना है, चेक करने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सर 25-25 इनवॉइस के ग्रुप बना दो। 25-25 इनवॉइस में मैंने पहले ले लिए 5 से 50,000 के बीच में, फिर ले लिए 50,000 से 1 लाख, फिर 1 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 5 लाख से 50 लाख। सर इनवॉइसेस का ऐसे बांट दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो 4 स्ट्राटाज में बांटा ना, इनको बोलते हैं स्ट्राटा, जो मैंने ग्रुप बनाए ना इनको बोलते हैं स्ट्राटाज। स्ट्रैटिफिकेशन में ग्रुप बनाना उसको बोलते हैं स्ट्राटा। सर स्ट्राटा को मैंने क्या किया, हर स्ट्राटा में से हम मैं सैंपल उठाऊंगा। मैं कह दूं पहला सैंपल 5 से 5,000 में आएगा, 50,000 में आएगा, फिर 50,000 से 1 लाख में आएगा, फिर 1 लाख से 5 लाख में आएगा, फिर 5 लाख से 50 लाख। अगर मैं पूरे ग्रुप का इकट्ठे उठाता तो हो सकता था सारे के सारे सैंपल यहीं से आते, या सारे के सैंपल यहां से आते, या सारे के सैंपल इन दोनों से ही आते, या इन तीनों से ही आते, ये वाला कभी आता ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी है ना, बट अब मैंने क्योंकि स्टार्टर्स में बांट लिया और हर स्टार्टर से मैंने फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स उठानी है, तो सर चांसेस आर देयर ना कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहां से भी उठेगा आइटम, यहां से भी उठेगा, यहां से भी उठेगा, यहां से भी उठेगा, तो एवरी कॉर्नर विल बी टच्ड। तो इसीलिए स्ट्रैटिफिकेशन अच्छा है। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगाते हैं, हमारे एक ग्रुप बनाते हैं और हर एक ग्रुप में हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल। सर अब इसमें से जब डाटा सिलेक्ट होगा ना तो वो रैंडमली सिलेक्ट होगा। रैंडमली सर कैसे, सर लॉटरी सिस्टम या फिर रैंडम नंबर टेबल से, ठीक है सर। तो कहता है इन दिस मेथड द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस सर ये देखो छोटा छोटा ग्रुप है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस ग्रुप में होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्राटा। देन सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। हर ग्रुप से हम कुछ आइटम सिलेक्ट करते हैं जिसको हम रैंडमली बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। यानी ये मेथड कौन सा हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन मेथड या फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम। कहता था बेसिक पर्पस इज दैट टू इंश्योर दैट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेटिव। सर ये सारी हेट्रोजीनियस है, 5,000 और 50 लाख में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपने हर एक का ग्रुप बना दिया, होमोजीनियस ग्रुप बना दिए, होमोजीनियस स्ट्राटास। तो अब हर एक से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे सर, आपका सैंपल रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, ठीक है। मेरिट्स क्या सर, मोर रिप्रेजेंट कर देता है पॉपुलेशन को, आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन तब भी रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। ग्रेटर प्रिसीजन सर, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अगर आप सिंपली रैंडम लगाते तो क्या पता एक्यूरेसी नहीं आती, बट इसमें चांसेस ज्यादा हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सर, ये कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं क्योंकि आपने होमोजीनियस पॉपुलेशन को आपने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आपने होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया। रिड्यूस सैंपल साइज सर, आपका सैंपल साइज भी क्या हो गया, कम हो गया। सर फायदा कैसे, देखो ना, अगर आपको पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हमने पढ़ा था ना, जितना ज्यादा सैंपल होगा उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होगा। तो मेरे को एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, सैंपल बढ़ाना पड़ रहा था। तो मैंने स्ट्रैटिफाइड अपना लिया। स्ट्रैटिफाइड में मैंने सैंपल सेम रखा बट मैंने ग्रुप्स बना लिए। तो मैं कह दूं अब मेरी एक्यूरेसी पहले से बढ़ गई। तो विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपल मैंने एक्यूरेसी बढ़ा ली। एक सेकेंड, चलते हैं। डीमेरिट क्या है सर, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द सैंपल साइज। सर सैंपल साइज को डिटरमाइन करना, सैंपल साइज नहीं सॉरी, स्ट्राटा को डिटरमाइन करना कि हर स्ट्राटा में कितना सैंपल आना चाहिए, वो सब बहुत डिफिकल्ट है बनाना। यानी कि आपको एक्सपर्टीज चाहिए उस चीज़ के लिए। रिक्वायर्स अटमोस्ट केयर सर, आपको अटमोस्ट केयर रखनी पड़ेगी ताकि आप सैंपल जो सिलेक्ट करो काफ़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो स्ट्राटा में काफ़ी ज़्यादा केयर चाहिए आपको। मतलब मैं कह दूँ एक टाइप का ये एक्सपर्ट वाला है, क्योंकि आपको ये स्ट्राटा जो बनाना है तो बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाए। आगे सर मोर एक्सपेंसिव सर, अगर रैंडमली बात करूँ रैंडमली से ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें सारा पॉपुलेशन कवर होगा। और अगर वो जोग्राफिकली पॉपुलेशन हुई डिस्ट्रीब्यूटेड कि नॉर्दर्न साउदर्न वेस्टर्न ईस्टर्न, तो सर हर एक साइड से आपको इन डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर सारा सैंपल सिलेक्ट होगा। तो उसके अंदर आपको हर जगह जाना पड़ेगा। जबकि अगर आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो तो क्या पता एक साइड आती ही नहीं। ओके
उसके बाद आ गया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या फिर क्वासी रैंडम। क्वासी रैंडम का मतलब हुआ कम रैंडम। सर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बड़ी आसान है, पता कैसे? आपने एक लाइन में बच्चों को खड़ा किया, ठीक है, इट कैन बी असेंडिंग, इट कैन बी असेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता है। आपने ऑर्डर कोई देखना नहीं है कि एक बच्चा इधर, चार बच्चे उधर, ऐसा नहीं। लाइन में खड़ा कर दो, किसी भी, बोलो ऐसी लाइन लगा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, अब उसमें हर एक, मान लो आप क्या साइज था 12 बच्चे, आपको 3 रैंडम चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, तो आप क्या करो, आप हर चौथा बच्चा पिक कर लो। सर कैसे निकाला? सर 12 बच्चे हैं, मेरा 3 रैंडम निकालना है, तो मुझे फोर्थ बच्चा चाहिए, तो मैं कह दूं हर फोर्थ बच्चा, हर 4 में एक बच्चा बाहर निकाल लो। सर 4 में एक बच्चा थोड़ा अलग हो गया, मैं कह रहा हूं हर फोर्थ बच्चा, यानी आप काउंट करो 1 2 3 4। सर आ जाओ, 1 2 3 4, ये वाला आ जाओ, 1 2 3 4, ये आ जाओ। सर ये सैंपल है आपका। यानी अगर आपने बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया, उनको डिवाइड करो जितना आपको सैंपल चाहिए उस हिसाब से, फिर आप क्या करो, हर उतना बच्चा उठा लो, nth आइटम सिलेक्ट कर लो, तो इससे आप सैम्पलिंग कर सकते हो इजीली। तो इस मेथड को बोलते हैं सिस्टमेटिक। अंडर दिस मेथड द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी nth आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। हर पॉपुलेशन में nth आइटम को हम पिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉपुलेशन कंटेन्स 20,000 आइटम्स, अ सैंपल ऑफ 400 इज टू बी सिलेक्टेड। हमें 400 सिलेक्ट करना है, तो 20,000 में 400 सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं कह दूं मेरे को हर 50th आइटम चाहिए होगी, तो मैं कहता हूं सिलेक्ट कर लो हर 50th आइटम। बिल्कुल सही है। ओके सर, आप एक्यूरेसी के लिए रैंडमली अरेंज कर दो अपना जो ये डाटा है ना, सो रैंडमली अरेंज कर दो लाइन में। ओके मैरिज क्या सर? सिंपल एंड कन्वीनियंट, इजी है। स्ट्रैटिफाइड से तो आसान है, लाइन में खड़ा करना बस। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें कुछ आपको टेबल टूबल नहीं बनाना ना कि पहले ये वाला होमोजीनियस ग्रुप है फिर वो होमोजीनियस ग्रुप है, सीधा इतना इतना बच्चा उठाना है। रिड्यूस बायसनेस सर, स्ट्रैटिफाइड में आपकी बायसनेस है कि आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे कितना स्टार्टर में कितना बच्चा आएगा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। रिस्क ऑफ बायसनेस सर हो सकता है अगर आपने उसमें कोई हिडन ट्रेंड रखा है। मान लो मेरे को पता है कि जैसे यहाँ पे पता है 50th बच्चा उठाना है, तो मैंने 50th बच्चे में वही वाला बच्चा खड़ा किया जो कि उस पॉपुलेशन के अगेंस्ट था, तो मेरा ऑब्जेक्ट खराब हो जाएगा ना। तो यहाँ रिस्क ऑफ बायसनेस है। अनसूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे इन्फिनाइट पॉपुलेशन है उधर कैसे आप सिलेक्ट करोगे कितने बच्चे कितना पॉपुलेशन सिलेक्ट करना है, डिवाइड करके कितनी में आइटम उठाए, नहीं कर सकते। सर पॉसिबल ओनली व्हेन द कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल। सेम पॉइंट सर, अगर बच्चों की पूरी लिस्ट ही नहीं है आपके पास, तो आप उसको नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि आप टोटल नंबर नहीं बता सकते और टोटल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए होगी। उसके बाद आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। एक काम करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग को हम अगले वीडियो में रखते हैं, यानी इसके आगे वाला जितना भी होगा वो अगले वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो मिलते हैं, साइनिंग ऑफ, सी ऋषभ गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।